हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर आर्मी पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे नया चैप्टर। आज हमारा चैप्टर है फिजिक्स में हीट का। कौन सा? हीट का। आज हम देखेंगे हीट का। ठीक है, हीट के क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं एग्जाम में, वही देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है और इस पहले क्वेश्चन को देखो और इसका उत्तर देखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, अप्रगामी तरंग। तो ध्वनि जो तरंग होती है वो होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंग होती है या अनुदैर्ध्य तरंग। तो हमारी जो ध्वनि तरंग होती है वो होती है अनुदैर्ध्य तरंग। कैसी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है ये यात्रा करती है बिल्कुल सीधी, जैसे ऐसे कंपन करती हुई सीधी यात्रा करती है, यानी कंपन क्या करती है? लंबवत करती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या प्रकार हमारी जो ध्वनि तरंग है वो क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती हैं? जो ऐसे देखा होगा आपने, कई अगर बड़ी बड़ी हाई ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, हाई ट्रांसमिशन लाइन को देखो दूर से ही खींच लेती हैं, तो उनका विद्युत चुम्बकीय तरंग विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र में अगर आप अगर उस क्षेत्र के आ गए तो आपको बिजली अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो बात करें, देखो इसको ध्रुवण किया जा सकता है। ध्रुवण की जो प्रकृति है, ध्रुवित का जो प्रकृति है वो होती है केवल प्रकाश में। ठीक है, यह निर्वात में चल सकती है नहीं। जो ध्वनि की चाल, ध्वनि की तरंग है वो किस में चल सकती है? निर्वात में नहीं चल सकती। बात करें ध्वनि की तो देखो सबसे अधिक चाल होती है इसकी ठोस में, उसके बाद होती है द्रव में, और सबसे कम चाल होती है इसकी गैस में। ध्वनि की सबसे कम चाल कहाँ होती है? गैस में होती है। उसके बाद सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम होती है चाल। अब बात करें अगला, तीसरा ऑप्शन है हमारा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी औसत चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, या उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो देखो बात करें ध्वनि चाल, ध्वनि निर्वात में चाल नहीं चल सकती। मतलब अगर आप ऐसे मान लीजिए आप हैं अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है, कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए वहां कोई भी आवाज बोलोगे तो आप पड़ोसी को आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? 332 या कहीं कहीं 330 मीटर पर सेकंड भी दिया होता है। तो ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपसरब तरंग की आवृत्ति होती है। तो देखो एक होती है अपसरब तरंग, क्या होती है? अपसरब। एक होती है श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, और एक होती है पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो देखो जो हमारी अपसरब तरंग होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम की होती है, 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। ठीक है, और श्रव्य तरंग की बात करें तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, कितने? 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? हम श्रव्य तरंगें होती हैं। मतलब मनुष्य, जो आदमी नॉर्मल मनुष्य होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगों को सुन सकता है। जो पराश्रव्य तरंग होती हैं इसे केवल जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? अपसरंग तरंगें होती हैं। इन्हें केवल चमगादड़, कुत्ता या बिल्ली ही सुन सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी पराश्रव्य अपसरब तरंगें होती हैं जो कोई बड़े वाहन के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और जिसे केवल ऐसे मनुष्य नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हम सुन सकते हैं। तो अपसरब तरंगें क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति, अभी मैंने देखो जस्ट बताया, पराश्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? जिनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज के अधिक होती है। तो देखो 20 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज या 20,000, 20 किलो अगर ऐसे लिखा है ना, 20 किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है तो इसका मतलब 20,000 है। क्या है? 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा?
20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं, अधिक होती हैं पराश्रव्य तरंगें। और पराश्रव्य तरंगों को कौन निकाल सकता है, तो चमगादड़, चमगादड़ है, कुत्ता बिल्ली, ये क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं पराश्रव्य तरंगों को। आगे बढ़ते हैं। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी नहीं जा सकती, तो मनुष्य केवल मनुष्य की जो श्रव्य तरंगें हैं, श्रव्य तरंग, उनकी वैल्यू कितनी होती है, ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य कितने हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आदमी क्या सुन सकता है, आवाज को सुन सकता है। और पराश्रव्य तरंग जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, और पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता। इन्हें केवल कौन सुन सकता है, इन्हें सुन सकती है चमगादड़, बिल्ली या कुत्ता महसूस कर सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो जो पराश्रव्य तरंगें थी सबसे पहले किसने इसे सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो इस साइंटिस्ट का नाम था गाल्टन। इसे गाल्टन की सीटी नाम से एक यंत्र आता है, उससे क्या होती है, पराश्रव्य तरंगें हम निकाल सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से जितनी अधिक होती है वो सब क्या होती है, पराश्रव्य तरंगें होती हैं। हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट था जिसने आवृत्ति की खोज की थी। न्यूटन को तो तुम जानते हो, न्यूटन ने इसने ग्रेविटी का नियम दिया था। शिकार तथा परावक्षी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस प्रघटना का प्रयोग करते हैं, तो देखो चमगादड़ या जितनी भी चमगादड़ है, चमगादड़ क्या करता है, रात्रि में उड़ता है। चमगादड़ को रात में दिखाई नहीं देता, वो क्या करता है, पराश्रव्य ध्वनि के थ्रू क्या करता है, पता करता है। ऐसे मान लीजिए जो चमगादड़ है वो पराश्रव्य ध्वनि निकालता है, और उसके बाद जो विपरीत वापस आती है ना प्रतिध्वनि, उसको सेंस करके उड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर चमगादड़ ने पराश्रव्य ध्वनि निकाली और वो ध्वनि जब आगे जाएगी, देखेगी आगे कोई कितनी दूरी पर कोई दीवार वगैरह है, तो उस दीवार वगैरह को लौटकर वापस आती है, उसे सुनकर क्या करता है, उसे अपनी दिशा निर्देशन करता है चमगादड़। तो चमगादड़ जो अपनी आगे का पता लगाता है बाधाओं का, वो प्रतिध्वनि के निर्धारण से करता है। प्रतिध्वनि क्या होती है, ऐसे मान लीजिए ध्वनि आपने बोली और दीवार से लौटकर आवाज आने लगे, उसे बोलते हैं प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि की जो आवाज होती है वो 17 मीटर होती है, नॉर्मल जो होती है 17 मीटर की दूरी से आप प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। और जो हमारी चमगादड़ है वो कौन सी ध्वनि निकालती है, पराश्रव्य ध्वनि निकालती है। ठीक है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक, रेडियो वेव, इंफ्रारेड या सबसोनिक, किसका यूज किया जाता है। अगर बात करें सबसे लंबी दूरी जो यात्रा कर सकती है वो कर सकती है रेडियो वेव। रेडियो वेव का यूज हम किस में करते हैं, रेडियो टेलीविजन वगैरह में किसका यूज करते हैं, हम करते हैं रेडियो तरंग का। और जो हम घर में लगाते हैं अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्ट्रासोनिक तरंग जो होती है वो मच्छर वगैरह को, कीड़ों को घर से भगा देती है। ठीक है, सबसोनिक का मतलब ये होता है, सबसोनिक ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसकी चाल 332 मीटर पर सेकंड से क्या हो, कम हो। यानी ध्वनि की चाल कितनी है, 330 या 332 मीटर पर सेकंड है। अगर उससे कम की चाल है तो उसे कहते हैं सबसोनिक स्पीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का जो तारतम्य होता है, वो तारतम्य की बात करें, जो लड़कियां होती हैं उनका तारतम्य जो होता है अधिक होता है, और लड़कों का तारतम्य कम होता है। उनकी आवाज का तारतम्य का सीधा संबंध होता है आवृत्ति से। किससे, आवृत्ति से। अगर जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसकी तारतम्य भी क्या होगा, सीधा अधिक हो जाएगा। तो तारतम्य यानी ध्वनि का तारतम्य का संबंध किससे होता है, तो ध्वनि का सीधा संबंध होता है किससे, आवृत्ति से। आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में ध्वनि द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंग, अपसर्प तरंग, ऑक्जेलिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड, किसका प्रयोग करते हैं हम वाहनों की, क्या करते हैं, विमानों की आंतरिक सफाई के लिए। तो आंतरिक विमानों की जो आंतरिक सफाई के लिए हम करते हैं पराश्रव्य तरंग है, किसका, पराश्रव्य तरंग है। और इनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और देखो अपसर्प तरंग की जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है इनकी आवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है,
देखो मनुष्य की जो श्रव्य सीमा है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, उन्हें कहते हैं हम श्रव्य तरंग। क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग। देखो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज किसमें? सी ऑप्शन में है। इसे क्या कहते हैं? हम श्रव्य तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग बोलते हैं, श्रव्य तरंग। अगर आपसे पूछे श्रव्य तरंग कितने हर्ट्ज की होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की आवृत्ति बी, तरंग दैर्घ्य की चाल के बीच क्या संबंध होगा? यह क्या होगा? लैम्डा होगा। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? लैम्डा होना चाहिए ये था। लैम्डा क्या होता है? उल्टी बाई होता है। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति बी, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा चाल जो होती है, चाल क्या है? वी। चाल क्या होनी चाहिए थी? यहाँ चाल वी होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए था? चाल वी, चाल यू। सारे टाइपिंग मिस्टेक कर दी है सब। चाल वी होनी चाहिए थी और यहाँ वेग आवृत्ति यू होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ध्वनि की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य तथा चाल के बीच में संबंध क्या है, तो संबंध होता है हमारा वी यू बराबर, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, बाद में देखते हैं, इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ो। इसे छोड़ देते हैं, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई पड़ता है, यानी चंद्रमा की धरातल पर दूर विस्फोट सुनाई क्यों नहीं देता? ऐसे मान लीजिए आप चंद्रमा पे हैं, चंद्रमा पर आप खड़े हैं, तो चंद्रमा पर कहीं दूर, चंद्रमा की सतह पर दूर पर बम विस्फोट हुआ, तो आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी? क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, और हमारी जो ध्वनि होती है उसे किसी माध्यम की आवश्यकता होती है यात्रा करने के लिए, और चंद्रमा पर कोई ना हवा है ना कोई वायुमंडल है, इसलिए वहां ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। इसलिए चंद्रमा की धरातल पर हमें क्या कोई भी विस्फोट सुनाई नहीं देता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। मतलब वायुमंडल नहीं होगा तो ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत होती है, या तो ठोस, द्रव या गैस, कुछ भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि अंधेरे में उनकी आंख साफ दिखाई देता है, उनकी आंखों का पीपल बहुत बड़ा होता है, वे आंतरिक अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती हैं जिसका नियंत्रण करती हैं। कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है? नहीं। देखो जो हमारी चमगादड़ होती हैं वे बहुत तीव्र ध्वनि तरंग है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंग है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंग, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे निकालती हैं। ठीक है, अधिक की तरंगे निकालते हैं और उन्हें नियंत्रण करते हैं, और उसी के द्वारा प्रतिध्वनि को सुनकर क्या करते हैं? वो आगे की यात्रा तय करते हैं। तो चमगादड़ ही कौन सी ध्वनि निकालता है? अपस्रव, पराश्रव तरंग है। कौन सी? पराश्रव तरंग। और पराश्रव तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो देखो बात करें ध्वनि का दाब से कोई संबंध नहीं होता, दाब से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, अगर दाब बढ़ाओ या घटाओ ध्वनि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करें तापमान की, अगर आप तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तापमान के। किसके? तापमान के। अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बढ़ा दिया? तापमान बढ़ा दिया। अगर आपने क्या किया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बढ़ा दिया? आपने तापमान बढ़ा दिया। ठीक है, तो उसकी चाल जो होगी ध्वनि की कितनी बढ़ जाती है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाती है? चाल बढ़ जाती है। अगर हम किसी तापमान को बढ़ाते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें 0.61 मीटर प्रति सेकंड की चाल बढ़ जाती है। तो ध्वनि का दाब से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए दाब बढ़ाओ या घटाओ तो ध्वनि की चाल तो क्या रहेगी? 332 मीटर ही प्रति सेकंड रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किसमें? स्टील में। किसमें? स्टील में यात्रा करती है। तो वैसे बात करें तो सबसे ज्यादा यात्रा करती है एल्युमिनियम में। किसमें करती है? एल्युमिनियम में करती है। अगर आपसे पूछे ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है एल्युमिनियम में, अगर बात करें स्टील में, इन सब में देखें वायु, निर्वात और जल में, तो सबसे ज्यादा करती है स्टील में। और स्टील में इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है 5220, कितनी ना 5920 मीटर पर सेकंड। कितनी? 5920 मीटर प्रति सेकंड होती है। 5920 मीटर प्रति सेकंड होती है स्टील में। किसकी चाल? ध्वनि की चाल। और बात करें वायु में, तो वायु में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और देखो निर्वात में यात्रा नहीं करती। निर्वात में क्या करती है? यात्रा नहीं करती है। यानी ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बादलों की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका देखो सबसे बड़ा कारण है, अगर बात करें प्रकाश की चाल की, प्रकाश की चाल, तो जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर बात करेंगे ध्वनि की चाल की, ध्वनि की चाल वातावरण में कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब आप देखिए, यानी जो बादलों की बिजली की चमक काफी समय बाद क्यों सुनाई देती है? क्योंकि चमक हमें पहले सुनाई देती है। जैसे ही गर्जन होती है तो हमें चमक पहले सुनाई देती है और उसकी ध्वनि बाद में सुनाई देती है, गर्जन। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है ध्वनि की चाल की अपेक्षा। क्यों? देखो प्रकाश की चाल बात करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और इसकी कुल कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगर इसे किलोमीटर में निकालें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है प्रकाश की, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो, बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं? नहीं। गर्जन बाद में उत्पन्न होती है? नहीं। प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो होती है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसलिए हमें गर्जन बाद में सुनाई देती है और प्रकाश पहले, चमक पहले दिखाई देता है। देखो वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 330 या 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है? तो सबसे तेज गति करती है किसमें? ठोस में। किसमें? ठोस में सबसे अधिक गति होती है किसकी? ध्वनि की। अगर बात करें तो द्रव में कम होती है। देखो सबसे ज्यादा किसमें होती है? ठोस में। ठोस के बाद किसमें होती है? द्रव में। उसके बाद होती है गैस में। मतलब सबसे अधिक जो चाल होती है वो ठोस में होती है, सबसे अधिक, और सबसे कम किसमें होगी? गैस में। और ध्वनि निर्वात में चाल नहीं चलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर राइट हो जाएगा। ध्वनि का वेग विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? देखो ध्वनि का वेग जो होता है विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? अलग अलग होता है। कैसे? देखिए आप देखिए, ध्वनि क्या है? ध्वनि है, तो ध्वनि का सबसे अधिक मात्रा किसमें बताया हमने? ठोस में होता है। किसमें? ठोस में। उसके बाद द्रव में होता है, और उसके बाद किसमें होता है? गैस में होता है। तो देखो ठोस में ध्वनि की चाल बहुत अधिक होती है। ठीक है, और किसकी अपेक्षा? द्रव की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा। ऐसे अगर बात करें गैस ही हमारा वातावरण क्या है? गैस ही तो वातावरण है। हमारा वातावरण क्या है? गैस है। ऐसे इसमें वायु में विभिन्न प्रकार की क्या है? गैसें हैं। इसलिए ये क्या है? गैसीय माध्यम है। और गैसीय माध्यम में अगर बात करें ध्वनि की चाल की तो कितनी है? 332 मीटर पर सेकंड है। अगर वहीं हम बात करें ठोस की, तो ठोस में क्या है? हमारी स्टील है, और स्टील की अगर बात करें तो इसकी चाल कितनी होती है? 5920 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो बात करें विभिन्न माध्यम में क्या होता है? ध्वनि की जो चाल होती है भिन्न अलग अलग होती है। तो देखो समान होता है? नहीं, समान तो नहीं होती, क्योंकि ठोस में अधिक होती है, द्रव में अलग होती है, गैस में अलग होती है। भिन्न होता है, और ठोस में सबसे अधिक होता है। हाँ, ये बात ठीक है। ठोस में क्या होती है? सबसे अधिक होती है, और द्रव में सबसे कम होती है। ठीक है, ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम। ठीक है, हर माध्यम में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। और ध्वनि की चाल टेम्परेचर से भी इफेक्ट होती है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, तापमान घटेगा तो
तो भी ध्वनि की चाल घट जाएगी। अगर बात करें आर्द्रता की, काय की आर्द्रता की, आर्द्रता, अगर देखो वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है तो क्या होगा, ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल, अगर देखो ध्वनि की चाल, अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो बताओ, हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में या लोहा में? बताइए किस में सबसे अधिक होती है। हवा में बात करें तो कितनी होती है, तो हवा में होती है हमारी 332 मीटर प्रति सेकंड। इसमें कितनी होती है, हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। देखो बात करें लोहा, लोहा क्या है, लोहा एक ठोस धातु है और ठोस धातु में ध्वनि की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो ठोस धातु में कितनी हो जाएगी, तो इसकी होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड। जो लोहा है, लोहा में ध्वनि की चाल जो होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो कितनी होती है, 20 डिग्री टेम्परेचर का मतलब होता है रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर ध्वनि की चाल की बात करें, वो लोहे में ध्वनि की चाल की बात करें तो कितनी होती है, 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसमें क्या आएगा आंसर हमारा डी, यानी कि लोहा हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखो मैंने आपको क्या बताया, ताप बढ़ाओगे, ताप को बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी चाल है, 332 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और बाद में क्या किया आपने, 21 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, तो इसकी जो चाल हो जाएगी वो 332.61 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, और तापमान घटाने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। और अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड बढ़ जाती है। तो देखते हैं इसमें, तापमान के साथ, तापमान के बढ़ाने पर ध्वनि, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर ध्वनि, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये ही राइट आंसर हो जाएगा। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि वेग प्रवाहित होता है, इसका आंसर क्या होगा, पहला वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ाने से बढ़ता है। अच्छा, ये डी वाला ऑप्शन है वो किसका, इसका ऑप्शन आ गया है, इसमें 3 ऑप्शन है ना, तो डी वाला इधर आ गया है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है 24वां क्वेश्चन, इसका आंसर देना है आपको। 24वां क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि में, वायु में ध्वनि का वेग, तो वायु में ध्वनि का वेग जो होता है तापमान के साथ बढ़ता है, घटता है, तापमान पर आश्रित नहीं होता है, तापमान फिर घटाने से घटता है। तो मैंने जस्ट देखो अभी बताया, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो पहले 20 डिग्री था, फिर 21 डिग्री किया, 21 डिग्री करते ही क्या हो गया हमारा, ध्वनि की चाल बढ़ गई। तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है, वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर ए इज द, आंसर बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेलगाड़ियों के इंजन से निकलने वाली निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल बहुत है, तो देखो बहुत कम है। ठीक है, अगर बात करें देखो प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल जो होती है ध्वनि की चाल की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, क्योंकि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो देखो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बात करें तो देखो क्या कह रहा है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। इसका कारण क्या है कि प्रकाश तरंग की चाल की तुलना में ध्वनि की चाल बहुत कम होती है। तो मतलब दोनों ही क्या है, सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। क्यों, क्योंकि अगर जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में ध्वनि पहले हमें क्या दिखाई देती है, भाप, भाप क्या होती है, एक प्रकार का प्रकाश है, और वो प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है, प्रकाश की चाल पहले होती है, अधिक होती है, इसलिए ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की चाल कम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं, पराश्रव्य विमान उड़ते हैं, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम से, और ध्वनि की चाल के अधिक से, या प्रकाश की चाल से। तो देखो जितने भी विमान हैं, विमान की स्पीड को हम मापते हैं किसमें,
स्पीड को मापते हैं हम मैक में, किसमें, मैक। मैक का मतलब क्या होता है, ऐसे ध्वनि अगर आपसे कहे कि ये विमान 2 मैक की स्पीड से दौड़ता है, तो 2 मैक की स्पीड का मतलब ये होता है कि ध्वनि की चाल से 2 गुना स्पीड से विमान दौड़ सकता है या उड़ सकता है, ठीक है। तो मैक क्या है, विमान की स्पीड मापने की होती है। और मैक उड़ते जब पराध्वनिक विमान किसे कहते हैं, ऐसे जिसकी ध्वनि से चाल से अधिक हो, ध्वनि की चाल से क्या हो, अधिक हो, उसे पराध्वनिक विमान कहते हैं। और इनकी चाल जो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ध्वनि की चाल से क्या होती है, अधिक होती है। और इनकी स्पीड किस में मापते हैं हम, मैक में। और मैक का मतलब क्या है, ये ध्वनि की चाल से कितनी गुना है। ऐसे 1 मैक, 2 मैक, ऐसे मिसाइलों की भी किस में मापी जाती है, मैक में ही मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में वेग की अनुपात को क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, वस्तु की वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मैक संख्या। मैक संख्या का मतलब क्या है, आपसे क्या कहा उसने कि मान लीजिए यह विमान है और इस विमान की स्पीड क्या है, 2 मैक है। क्या है, 2 मैक है। अगर वो कहे 2 मैक है इस विमान की स्पीड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुना है किससे, ध्वनि की स्पीड से। तो ध्वनि की स्पीड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 466, मतलब 664 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये विमान दौड़ सकता है। 2 मैक का मतलब ये हो गया। अगर 4 मैक की कहेगा तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 मैक की कहेगा तो 5 से कर देंगे। देखो ऑक्टेन और सीटन नंबर जो होते हैं वो होते हैं डीजल या पेट्रोल की गुणवत्ता को देखने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। तो मैक का मैंने अभी जस्ट बताया, मैक का उपयोग होता है हम विमानों की और मिसाइलों की स्पीड को ज्ञात करने के लिए। अगर आपसे किसी मिसाइल की कह रहा है कि इसकी स्पीड 5 मैक है, तो 5 मैक का मतलब यह है कि वो ध्वनि की चाल से 5 गुना तेजी से यात्रा कर सकता है, ठीक है। तो हम मैक में स्पीड किसकी नापते हैं, वायुयान की, यानी जो फाइटर जेट होते हैं उनकी, और जो मिसाइलें होती हैं उनकी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्वनि की स्पीड, इसका मैक्स अंकों का प्रयोग किसमें किया जाता है, ध्वनि की चाल ज्ञात, ध्वनि की चाल से संबंध दिखाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखो ध्वनि प्रदूषण को या ध्वनि को हम मापते हैं किसमें, डेसिबल में। डेसिबल, डेसिबल में क्या मापते हैं, ध्वनि की प्रदूषण या ध्वनि की, हम क्या मापते हैं, ध्वनि को मापा जाता है। और डेसिबल अगर बात करें आम बोलचाल की जो भाषा होती है वो होती है 30 से 40 डेसिबल। देखो आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल, आम बोलचाल में जो हम बोलते हैं वो उसकी ध्वनि की कितनी होनी चाहिए, 30 से 40 डेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। और जो मनुष्य होता है, मनुष्य अधिकतम कितनी ध्वनि, कितनी तीव्रता की ध्वनि सुन सकता है, मनुष्य अधिकतम मनुष्य जो अधिकतम सुन सकता है वो 95 डेसिबल तक सुन सकता है। अगर 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि होगी तो मनुष्य के कान के पर्दे फट जाएंगे और कानों से खून बहने लग जाएगा, ठीक है। तो बात करें ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को हम नापते हैं किसमें, डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है, ये देखो मैंने जस्ट इससे पहले वाले में लिखवाया, कितनी होती है, 30 से 40 डेसिबल। देखो 30 से, जो हम आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उसकी जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, 30 से 40 डेसिबल होती है, ठीक है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है वह क्या कहलाती है। तो देखो ध्वनि अगर बात करें मनुष्य में, आदमी की और औरत की, जैसे अगर कोई औरत है तो उसकी तारत्य जो होता है अधिक होता है, तारत्य अधिक होता है तो उसकी आवृत्ति भी क्या होती है, अधिक होती है। देखो तारत्य का संबंध जो होता है वो सीधा किससे होता है, आवृत्ति से होता है, किससे, आवृत्ति से, ठीक है। अगर बात करें महिला की, तो महिला जो होती है इसका तारत्य जो होता है, तारत्य अधिक होता है और इसकी आवाज कैसी होती है, महीन होती है। तारत्य क्या होता है, अधिक होता है। अगर बात करें पुरुष की, तो पुरुष की जो आवाज होती है मोटी होती है, इसका क्या होता है, तारत्य थोड़ा कम होता है।
वैसे ही आप देखेंगे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनकी ध्वनि पतली क्यों होती है? क्योंकि उनके तारत्व क्या होता है? पतला होता है, इसलिए उनकी आवाज कितनी प्यारी लगती है। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा तारत्व। मतलब नर या मादा की हम ध्वनि को भिन्नता कैसे कर सकते हैं? तारत्व के द्वारा कर सकते हैं। और तारत्व का ज्यादा संबंध किससे होता है? सीधा संबंध होता है किससे? आवृत्ति से। आगे बढ़े। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? देखो मनुष्य, अगर मैंने बताया क्या होता है, जो पुरुष होते हैं, पुरुष के तारत्व क्या होता है? कम होता है। तारत्व कम होने के कारण क्या होता है? उनकी जो ध्वनि होती है, वो ध्वनि की जो चाल होती, तारत्व जो होता है पुरुषों का, तारत्व जो होता है पुरुष का कम होता है। पुरुष का क्या होता है? कम होता है। इसके कारण क्या होती है? उनकी ध्वनि मोटी होती है। आंसर देखो इसमें क्या हो जाएगा? ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो किस कारण? तारत्व के कारण। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। बी इज द राइट आंसर। पुरुषों की अपेक्षा महिला की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज की आवृत्ति अधिक होती है और इनका तारत्व भी अधिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। तारत्व का सीधा संबंध किससे? आवृत्ति से। यानी महिला की जो आवाज होती है वो पतली होती है, उसकी आवृत्ति अधिक होती है और उसका तारत्व भी क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज अधिक प्रिय क्यों होती है? तो देखो बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज की तारत्व की तुलना में कम होता है। नहीं, बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज की तुलना में अधिक होता है। इसलिए क्या होती है? बच्चों की हमें आवाज जो होती है वो प्यारी लगने लगती है। क्या लगने लगती है? प्यारी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि तारत्व का सीधा संबंध किससे? आवृत्ति से। और तो बच्चे जो बोलते हैं उनकी जो ध्वनि होती है उनकी आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए उनकी बच्चों की जो ध्वनि होती है हमें प्यारी लगने लगती है। स्त्रियों की आवाज पुरुष की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि, तो इसमें भी वही होगा क्योंकि उनकी आवृत्ति अधिक होती है। आवृत्ति का संबंध किससे होता है? तारत्व से होता है। तारत्व का सीधा संबंध किससे? आवृत्ति से है, क्योंकि आवृत्ति जो होती है महिलाओं की आवृत्ति अधिक होती है, इस कारण उनका तारत्व भी अधिक होता है और उनकी आवाज जो होती है क्या होती है? पतली होती है। आगे बढ़ते हैं। सितार, यदि सितार या बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। देखो सितार और बांसुरी एक साथ बजाया जाए तो उनके हम कैसे, उनकी आवाज सुन के हम कैसे विभेद कर सकते हैं? तो हम विभेद कर सकते हैं उनकी ध्वनि की गुणवत्ता से। किससे? गुणता से। जो ध्वनि की गुणता से हम क्या कर सकते हैं? उनका पहचान कर सकते हैं। किसका? सितार और बांसुरी का। ठीक है, तो आंसर किससे कर सकते हैं? सितार की उनकी गुणता से कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? देखो इसमें ये दे रखे हैं, ये क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवण। ये क्या है? ये क्या है? एक घटनाएं हैं और उन घटनाओं को पूछ रहा है कि ध्वनि कौन सी घटना प्रदर्शन नहीं करती है। तो देखो केवल बात करें ध्रुवण की, ध्रुवण क्या होता है? ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे कोई जो फोटोग्राफर होते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो उनके साथ आपने देखा होगा उल्टा छाता सा लगा होता है और उसको सीधा फॉक्स मारता है, उसे ही कहते हैं ध्रुवण। तो ध्रुवण की जो प्रकृति होती है वो किस में होती है? प्रकाश में होती है। ठीक है, और बात करें ध्रुवण की जो प्रकृति होती है केवल प्रकाश में होती है। किसमें? केवल प्रकाश में होती है। किसमें? ये केवल प्रकाश में। और देखो विवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन ये क्या है? प्रकाश में भी होती हैं और ध्वनि में भी होती हैं ये गुण। ठीक है, परावर्तन मतलब किसी पे तरंग से टकराई और वापस लौट के आ गई। अपवर्तन मतलब किसी माध्यम में पार करके ध्वनि निकल गई। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। तो देखो मैंने क्या बताया, आम बोलचाल की भाषा कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। डेसिबल ये क्या है? आम बोलचाल की भाषा। आम बोलचाल की भाषा का जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो कितनी? 30 से 40 डेसिबल होती है। और अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य 95 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकता। अगर इससे ऊपर की अगर ध्वनि बजेगी तो आदमी बहरा हो जाएगा और कानों से खून निकलने लगेगा।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटरसाइकिल, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक या हवाई जहाज की उड़ान भरना। बताइए सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो देखो, अगर बात करें ध्वनि प्रदूषण की, तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो होता है हमारे वायुयान के उड़ने से। क्योंकि कोई भी वाहन उठा लो, मोटर गाड़ी, रेलवे या पॉप म्यूजिक, तो ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, इनके इंजन ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास से क्या हो कोई अगर हवाई जहाज या वायुयान उड़ के जाता है तो काफ़ी किलोमीटरों तक उसकी ध्वनि की आवाज़ जाती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण क्या करता है? हमारा हवाई जहाज करता है। आगे बढ़ते हैं। नजदीक आती रेलगाड़ी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की यह घटती जाती है। यह घटना किसका उदाहरण? तो देखो, रमन इफेक्ट की बात करें तो रमन इफेक्ट का संबंध है प्रकाश से। किससे? प्रकाश से। रमन प्रभाव और जूल थर्मल प्रभाव ये किससे है? एनर्जी से है। अगर बात करें देखो डॉपलर प्रभाव, तो जो रेलगाड़ी है कोई, तो उसकी ध्वनि कभी तेज पास आ रही है तो तेज होती जाती है, दूर जा रही है तो धीमी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? ये डॉपलर प्रभाव क्या है? कहता है कि अगर किसी जो ध्वनि का स्रोत और ध्वनि की श्रोता के बीच में अगर आपेक्षिक गति है तो उनकी ध्वनि कभी बढ़ती सुनाई देगी, कभी घटती सुनाई देगी। क्योंकि अगर वो पास आ रही है तो उसकी तीव्रता बढ़ती चली जाएगी और दूर जा रही है तो उसकी तीव्रता घटती चली जाएगी। किसके कारण? डॉपलर प्रभाव के कारण। ठीक है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं पाता, क्यों? क्योंकि देखो, ध्वनि की चाल हमेशा किस में होती है? किसी माध्यम में होती है। और चंद्रमा पर कोई भी क्या नहीं है? वातावरण नहीं है, और वहाँ वातावरण नहीं होने के कारण ध्वनि अपनी यात्रा नहीं कर सकती, और इसलिए व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं चंद्रमा पर। उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है। रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। तो देखो, चंद्रमा पर क्या है? कोई भी माध्यम नहीं है। ध्वनि को क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उस माध्यम से यात्रा कर सकती है ध्वनि। लेकिन चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है, इसलिए एक दूसरे से आवाज नहीं सुन सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया आकाश और ध्वनि दोनों के बीच में घटित नहीं होती है? प्रकाश और ध्वनि। अच्छा, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो इसे हमने जस्ट पहले ही देखा। तो कौन सी है? ध्रुवण। ध्रुवण केवल किस में होती है? प्रकाश में होती है। इसका सबसे ज्यादा मुख्य उपयोग आपने देखा होगा, फोटोग्राफी करते हैं तो वो फोटोग्राफी में इसका मुख्य फोकस के रूप में इसका किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, क्योंकि ऐसे देखो, अगर आपने देखा होगा, अगर कोई चिल्लाता है तो मुंह पर ऐसे आवाज लगा देता है। इसका मतलब क्या है? हथेली इसलिए लगा देता है कि वो ध्वनि को क्या करे? एक सीध में क्या बोलकर डाइवर्ट कर सके। ऐसे आप अगर हाथ लगा लेंगे ऐसे, तो आवाज बिल्कुल क्या जाएगी? सीधी जाएगी, और ध्वनि क्या हो जाएगी? बिल्कुल तीव्र गति से क्या जाएगी? सीधी जाएगी। तो देखो, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि की ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में क्या होती है? इंगित होती है। ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है। ध्वनि स्वर उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो, हम जब हथेली लाते हैं, इस स्थिति में क्या है कि ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित हो जाती है। क्या करते हैं कि एक दिशा में जाती है तीव्रता के साथ, इसलिए हम मुंह के पास क्या लाते हैं? हथेलियां लाते हैं। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो डेसिबल की हम किस में मापते हैं? डेसिबल को हम नापते हैं ध्वनि की तीव्रता के बारे में, ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि प्रदूषण को हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता। रेडियो तरंगों की बारंबारता, ऊष्मा की तीव्रता या प्रकाश की गति, ये सब दूरी में मापी जाती है। प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि का कारण है परावर्तन। ऐसे मान लीजिए यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ आप खड़े हैं, या मान लीजिए कोई छोटू खड़ा है और इसने क्या किया? आवाज लगाई, और यहाँ क्या है? बाहरी दीवार खड़ी है। ये क्या है? दीवार है। ठीक है, और इस दोनों के बीच की दूरी क्या है? 17 मीटर है। कितनी? 17 मीटर है। तो अगर इसने बोला कुछ, इसने आवाज दी और 17 मीटर की दूर पर क्या है? एक बड़ी सी दीवार है। तो क्या होगा? इसने पहले ध्वनि बोली, बोलने के बाद जब बोलेगा, फिर उसके बाद क्या होगी? टकराकर वापस आ जाएगी।
यानी जो ध्वनि आपने बोली वो टकरा कर वापस आपको सुनाई देने लगी, उसे कहते हैं प्रकाश ध्वनि का परावर्तन। क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन। और ध्वनि का परावर्तन की जो हमें प्रतिध्वनि सुननी है, प्रतिध्वनि को अगर हम कब सुन सकते हैं तो उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर या 56 फीट के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हम प्रतिध्वनि कभी सुन सकते हैं जब क्या हो? 17 मीटर की दूरी हो। तो इस घटना को क्या कहते हैं? ध्वनि का परावर्तन। परावर्तन मतलब टकराकर वापस आना। ठीक है, टकराकर वापस आना क्या कहलाता है? ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। अगला है देखो, स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखो, इससे जस्ट पहले मैंने देखो क्या बताया आपको कि अगर ध्वनि आपको सुननी है, प्रतिध्वनि आपको सुननी है, तो श्रोता अगर जो बोल रहा है, मान लीजिए छोटू है, छोटू ने यहाँ से चिल्लाना शुरू किया और 17 मीटर की दूर पर क्या है? दीवार है। तो दीवार के और छोटे के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। अगर 17 मीटर की दूरी है तो प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। अगर 17 मीटर कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। अगर 17 मीटर या लगभग किसी से कितने कहते हैं? 56 फुट या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? ये प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। ठीक है, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। देखो, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पहले मैं आपको बताऊंगा। रडार क्या होता है? देखो, रडार एक प्रकार का नेविगेशन सिस्टम होता है जिसे हम किस में यूज करते हैं? नौसेना यूज करती है, समुद्री सेना या जलीय सेना कहते हैं इसे, वो यूज करती है। वो करती है अपने दुश्मनों को डिटेक्ट करने के लिए कि आसपास कोई है या नहीं है, उसके लिए। देखो, रेडियो तरंग के अपवर्तन से, रेडियो तरंग के परावर्तन से, डॉपलर प्रभाव पर या रमण प्रभाव पर। तो देखो ऐसे होता है, ऐसे मान लीजिए ये क्या है? समुद्र है। ठीक है, ये क्या है? समुद्र है। ठीक है, इसमें क्या है? देखो, यहाँ कोई मान लीजिए पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी है। ये गोल गोल क्या है? पनडुब्बी है। ठीक है, तो यहाँ कोई मान लीजिए दुश्मन का जहाज खड़ा है। यहाँ कोई क्या खड़ा है? दुश्मन का जहाज खड़ा है। ठीक है, जहाज खड़ा है। तो ये पनडुब्बी क्या करेगी? अपने यहाँ से नहीं, ये रडार की बात चल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। सोनार, गलत हो गया, रडार नहीं, सोनार की बात कर रहे थे हम। रडार, देखो रडार क्या करता है। ऐसे मान लीजिए रडार क्या है? यहाँ को मान लीजिए कोई रडार खड़ा है, यहाँ कहीं रडार लगा हुआ है, ये रडार लगा हुआ है। ठीक है, रडार लगा हुआ है। ऊपर से मान लीजिए कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? जहाज उड़ रहा है। ठीक है, हवाई जहाज उड़ रहा है। तो रडार क्या करता है? देखो, रडार भेजता है ध्वनि तरंगों को, रेडियो तरंगों को क्या करता है? भेजता है। रेडियो तरंगों को भेजेगा, यहाँ से भेजेगा, चारों तरफ भेजेगा। ठीक है, चारों तरफ भेजेगा। जब इसने रेडियो तरंग चारों तरफ भेजी, फिर क्या हुआ? यहाँ दिखा इसे जहाज, तो रेडियो तरंग जाकर किससे टकराई? जहाज से टकरा गई। और जहाज से टकरा कर क्या होती है? वापस आ जाती है इस पर, वापस लौटकर वापस इसी से आके टकराती हैं। तो इससे पता चल जाता है कि जो तरंगें भेजी गई थी, रेडियो वेव, वो किसी माध्यम से टकराकर वापस लौट के आएगी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ रहा है। तो इसका पता किससे लगाया जाता है? रडार से। और इस रडार से ही हम किसका? दुश्मन की मिसाइल वगैरह का, सभी का पता लगाते हैं। इसका हम किस में लगाते हैं? देखो, हमारे जितने भी फाइटर जेट वगैरह में इसका यूज किया जाता है। मिसाइल को डिटेक्ट करने में भी रडार का यूज किया जाता है। तो रडार किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर। परावर्तन मतलब रेडियो तरंग भेजी रडार ने और वो किसी माध्यम से टकरा कर क्या आ गई? वापस आके फिर रडार से टकराएं। तो इससे पता चलता है कि वहां कोई ऑब्जेक्ट उड़ रहा है। इनकी स्पीड बहुत अधिक होती है, इसलिए ये सेकंड, बहुत मिनी सेकंडों में ये काम होता है। ठीक है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि आवाज के बीच अंतराल क्या होना चाहिए? तो देखो, मनुष्य के कानों में ध्वनि का समय, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, मैं आराम से बोल रहा हूं, अगर मैं तीव्र गति से बोलूं, मतलब मैं आपको बोलने का 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं दूं, उससे भी तीव्र बोलने लगूं, तो आपकी मेरी आवाज आपको समझ में नहीं आएगी। यानी कि अगर व्यक्ति के कान में
जो आवाज का समय रहता है वो होता है 1/10 सेकंड। मतलब अगर मैंने कोई आवाज बोली तो वो आपके कानों में 1 मिनट 10 सेकंड तक रहेगी, उसके बाद हट जाएगी। अगर आप हर अगली बात के लिए केवल 1/10 सेकंड का टर्म में गैप देके बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। तो देखो कितनी रहती है, 1/10 सेकंड रहती है। तो देखो किसी व्यक्ति को आसानी से सुनने के लिए उसे कितने पर बोलना चाहिए, 1/10 सेकंड पर बोलना चाहिए। कितने, 1/10 सेकंड के लगभग बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/10 सेकंड के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे ऑडिटोरियम की दीवार, छत, फर्श किसी रेशेदार पर्दा या कालीन या ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, अगर आपने देखा हो जो हमारे स्टेडियम होते हैं, स्टेडियम में जब मैच खेला जाता है तो मैच खेलते टाइम देखते हो उसमें बहुत सारी जनता होती है, यानी बहुत लोग, पब्लिक होती है उसमें। जब कोई मान लीजिए ऐसे मैच चल रहा है क्रिकेट का और किसी ने छक्का मार दिया, कोहली ने छक्का मार दिया, तो उसके बाद में जो हल्ला होता है ना, उस ध्वनि को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जो होता है वो चारों तरफ से बंद होता है ऑडिटोरियम या स्टेडियम, तो बंद होने के कारण क्या होता है, उसमें आवाज़ गूंजने लगती है। तो उस आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए, जिससे गूंजे ना, इससे दीवारों पर क्या लगाया जाता है, फाइबर के क्या लगा दिए जाते हैं, कपड़े लगा दिया जाता है। तो वो जो कपड़ा जो होता है वो उस आवाज़ को क्या कर लेता है, सोख लेता है। जैसे ही आवाज़ जाके टकराएगी दीवार से तो दीवार पर क्या लगा होता, कपड़ा लगा हुआ। अब वो कपड़ा क्या करेगा, जो आवाज़ पहुंची उसके पास उसे अवशोषित कर लेगा, उसे टकराकर या परावर्तित करके वापस नहीं भेजेगा। तो इसलिए हम ऑडिटोरियम या हमारे स्टेडियम के दीवारों पर और फर्श पर हम क्या लगा देते हैं, रेशेदार कपड़े लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वो आवाज़ को अवशोषित कर लेते हैं और आवाज़ गूंजने से बचाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑडिटोरियम की सुंदर बनाना होता है, नहीं। निर्माण की लागत को कम करना होता, नहीं। ऑडिटोरियम में आग की सुरक्षा करना होता, नहीं। ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना होता है। किसी भी ऑडिटोरियम में क्या लगा हुआ है, फाइबर या ग्लास या कालीन बिछा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि वो ध्वनि को अवशोषित करने के लिए लगाया गया है। ठीक है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कानों में कितने समय तक रहता है, ये मैंने जस्ट अभी बताया है। तो बताइए किसका कितने तक रहता है। जो मनुष्य है, नॉर्मल मनुष्य, उसके कानों में अगर कोई बात बोलता है तो वो कितने सेकंड तक रहती है, 1/10 सेकंड तक रहती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ने बात आपसे बोल रहा है तो वो मैं 1/10 सेकंड का गैप लेके बोलूं तो आपको मेरी बातें सारी समझ में आएंगी। अगर मैं इस गैप को कम कर दूं तो आपकी समझ में बातें कम समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति आप बोलता है तो आपके कानों में वो आवाज़ केवल 1/10 सेकंड तक गूंजती रहती है, उसके बाद वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हम रखते हैं इतने ही क्वेश्चन। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के रखते हैं जय हिंद, जय भारत।